नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सॉल्यूशन एट क्लिक में एक बार फिर से। आज के वन पॉइंटर इन डेप्थ नॉलेज टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारे भारत की जलवायु और मानसून सीरीज पर जारी वीडियो लेक्चर्स का भाग 2 और भाग 1 के अंतर्गत हम इसके दो प्रकारों में से एक प्रकार शुष्ककालीन मानसून के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने इसके दोनों ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून के बारे में विस्तार से चर्चा की। अब हम आगे पढ़ेंगे मानसून के दूसरे प्रकार आर्द्रकालीन मानसून के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत में मानसून का यह भाग 2 विस्तृत विवरण के साथ। तो चलिए आर्द्रकालीन मानसून कैसे भारत में वर्षा करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य, जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि 21 मार्च तक उत्तर भारत के अंदर प्रवेश कर चुका होता है और ITCZ 1 जून तक आते आते पश्चिमी उत्तर भारत में पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त तरीके से प्रभावी हो जाता है। और यहाँ प्रभावी होने की वजह से निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके भारत में प्रवेश करती हैं। कोरियोलिस बल के कारण यह आगे हम मैप के द्वारा भी जानेंगे। और 1 जून को ये व्यापारिक पवनें केरल के पास मालाबार तट पर टकराती हैं और पश्चिमी घाट के पवन अभिमुख पर्वतीय ढलानों अर्थात वह पर्वत की वह ढलान जो पवन के सामने आती है उस पर यह दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक पवनें अर्थात मानसून पवनें जबरदस्त तरीके से वर्षा करती हैं। 15 जून तक आते आते यह मानसूनी पवनें उत्तर की तरफ बढ़ते हुए महाराष्ट्र के तट पर टकराती हैं और मुंबई में झमाझम वर्षा करती हैं। 15 जुलाई तक आते आते संपूर्ण भारत में मानसून पवनों का प्रभाव छा जाता है और इस तरह से काले घने बादलों द्वारा जबरदस्त वर्षा शुरू हो जाती है और इसे ही हम कहते हैं मानसून का प्रस्फोट अर्थात बर्स्ट ऑफ मानसून। तो चलिए मानसून का भारत में प्रवेश किस तरह से होता है इसको एक बार हम मैप के जरिए भी समझ लेते हैं। तो विश्व के इस नक्शे पर हम विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध में भारत को हम अवस्थित देख सकते हैं। विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हुई दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें कोरियोलिस बल की वजह से अपने बाईं तरफ मुड़ती हैं। ये भी हम अपने ITCZ वाले लेक्चर में जिक्र कर चुके हैं कि कोरियोलिस बल की वजह से दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाईं तरफ मुड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन विषुवत रेखा तक आते आते चूंकि निम्न दाब का क्षेत्र जो विषुवत रेखा के ऊपर रहता है अभी वह निम्न दाब अर्थात ITCZ विषुवत रेखा पर अवस्थित नहीं है। इस वक्त 1 जून के वक्त यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी उत्तर भारत और पाकिस्तान में प्रभावी होता है। तो इसी वजह से इस निम्न दाब को भरने के लिए ये दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके इस निम्न दाब की तरफ बढ़ती हैं और फिर से इन पर यह कोरियोलिस बल प्रभावी हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में घुसते ही इन पवनों को दाईं तरफ मुड़ना ही होगा कोरियोलिस बल की वजह से और इस तरह से यह भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तटों पर आकर टकराती हैं। तो 1 जून को ये पवनें केरल के मालाबार तट पर टकराती हैं और इस तरह से आगे बढ़ते हुए 15 जुलाई तक यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर छा जाती हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में भी जिक्र किया था कि आर्द्रकालीन मानसून की भी भारत में 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अरब सागर शाखा की वजह से भारत के किस किस हिस्से में किस तरह से वर्षा होती है इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अरब सागर शाखा जैसा कि हम नक्शे में देख ही चुके हैं 1 जून को केरल के मालाबार तट पर टकराती हैं और फिर यह संपूर्ण पश्चिमी घाट में वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट के पर्वतों पर वर्षा के बाद यह शाखा नर्मदा और ताप्ती घाटी की भ्रंश घाटियों के जरिए पूर्व दिशा की तरफ बढ़ते हुए भारत के अंदर घुस जाती हैं और अमरकंटक पठार तक इस अरब सागर शाखा की वजह से वर्षा होती है। और पश्चिमी उत्तर भारत में अर्थात गुजरात की अगर हम बात करें तो यह शाखाएं 15 जुलाई तक आते आते गुजरात की गिर और मांडव पहाड़ियों पर टकराकर वहां पर वर्षा करती है। इसी वजह से गिर और मांडव पहाड़ियां गुजरात के अन्य पहाड़ियों की अपेक्षा ज्यादा हरी भरी होती हैं।
नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियों को पार करने के पश्चात यह मानसून पवनें राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं और अरावली पर्वत श्रृंखला के गुरु शिखर पर्वत पर जाकर टकराती हैं, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। गुरु शिखर पर्वत जो कि एक गांठ की तरह पश्चिमी दिशा में अरावली पर्वत से मुड़ा हुआ है, इस वजह से यह मानसून पवनों के सामने आ जाता है और इसी वजह से यहाँ पर मानसून पवनों की वजह से वर्षा प्राप्त होती है। जबकि शेष अरावली श्रृंखला जो कि इन मानसून पवनों के समानांतर स्थित है, यह हम आगे नक्शे में देखेंगे। इस वजह से अरावली पर्वत श्रृंखला पर अरब सागर शाखा की वजह से वर्षा नहीं होती है। तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि अरब सागर शाखा राजस्थान और हरियाणा में वर्षा नहीं करती है। तो चलिए अभी अरब सागर शाखा को भी एक बार भारत के नक्शे पर समझ लेते हैं। जैसा कि हमने जाना, दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक पवनें जो उत्तरी गोलार्ध में घुसते घुसते अपने दाहिने तरफ मुड़ना शुरू कर देती हैं और इस वजह से यह आकर केरल के मालाबार तट, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात पर आकर टकराती हैं। यह हम अध्ययन कर ही चुके हैं। तो 1 जून को ये मानसून पवनें मालाबार तट से टकराने के बाद दक्षिणी भारत में अंदर प्रवेश कर जाती हैं। आप कोरोमंडल तट इन मानसून पवनों की वजह से वर्षा प्राप्त नहीं करता है, यह हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और 5 जून को यह कन्नड़ तट, 15 जून तक यह मुंबई और नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियों में मानसून प्रवेश कर जाता है। 1 जुलाई तक आते आते यह पश्चिमी उत्तर भारत में छा जाता है और 15 जुलाई तक आते आते यह पाकिस्तान को भी अपने प्रभाव में ले लेता है। ये पवनें चाप के आकार में आगे बढ़ती हैं और लगभग पूरे भारत में यह वर्षा करती हैं। हम एक और बात यही समझ लेते हैं कि जिस तरह से अरावली पर्वत श्रृंखला इन मानसून पवनों के समानांतर होने की वजह से वर्षा प्राप्त नहीं करती है, उसी तरह से पवन विमुख ढालें अर्थात पर्वत की 2 ढालें होती हैं। एक ढाल जो पवन के सामने आती है वह ढाल और दूसरी जो पवन से विमुख होती है। तो पवन विमुख ढालें इन मानसून पवनों की वजह से कम वर्षा प्राप्त करती हैं। इनको हम वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। विस्तार से हम वृष्टि छाया प्रदेशों के बारे में आने वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। मानसून के बारे में समझ लेने के बाद एक प्रश्न तो हमारे मन में अवश्य उठता होगा कि पश्चिमी घाट जो कि समान मात्रा में यहाँ भी पवनें टकराती हैं और गुजरात की पहाड़ियाँ भी जो यहाँ पर स्थित हैं, गिर और मांडव की पहाड़ियाँ भी समान मात्रा में यहाँ भी नमी युक्त पवनें टकराती हैं। तो पश्चिमी घाट इतना हरा भरा क्यों है, अर्थात केरल और कर्नाटक के तट इतने हरे भरे क्यों हैं, जबकि गुजरात की पहाड़ियाँ इतनी हरी भरी क्यों नहीं है? तो इसका अर्थ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि पश्चिमी घाट के दक्षिणी पर्वतों की चोटियाँ गुजरात की पहाड़ियों से ज़्यादा ऊंची हैं और चोटियों के ज़्यादा ऊंची होने की वजह से पवनों का एडियाबैटिक ताप ह्रास ज़्यादा होता है। एडियाबैटिक ताप ह्रास से आप इस तरह से समझ सकते हैं कि पवनें जितनी ज़्यादा ऊंचाई की तरफ उठेंगी उनमें उनकी ऊष्मा उतनी ही तेज गति से कम होती जाएगी और ऊष्मा कम होगी तो ये इन पवनों में अवस्थित नमी धीरे धीरे वर्षा का रूप ले लेती है। इसी वजह से जिस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई जितनी ज़्यादा होगी वह उतनी ही ज़्यादा वर्षा प्राप्त करेगी। इसीलिए मालाबार व कन्नड़ तट गुजरात के तटों की तुलना में ज़्यादा हरे भरे हैं क्योंकि वहां पर ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के तटों को किन किन नामों से बांटा गया है यह भी आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। हमारे आने वाली भारत की जलवायु और मानसून सीरीज के पार्ट 3 में हम बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में और मानसून के निवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को दबाकर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे इस प्रयास को लाइक करते रहिए, कमेंट्स के जरिए मुझे बताते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।